पास्ट लाइफ के फिनोमिना के पीछे व्हाट आर द साइंटिफिक थ्योरीज या रिसर्चेस? भगवान बुद्ध ने भी ये बात अपनी किताबों में या फिर अपने उपदेशों में ये बात बोली है कि हर किसी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहिए। तो इस एरिया में वेयर डू यू थिंक द बाउंड्री लाई बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? देखिए, बाउंड्री की क्या बात है। अगर हम ये बात बोलें कि इस बाउंड्री के परे साइंस आती है, इस बाउंड्री के परे अध्यात्म आता है, तो ऐसा नहीं है। इज दैट पॉसिबल कि एक ही पास्ट लाइफ सेशन में आप मल्टीपल लाइव्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसे पीएलआर साउंड्स अ लिटिल पैरानॉर्मल। आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है? जी हाँ, बहुत से होते हैं, बहुत से पैरानॉर्मल भी होते हैं। एक मेरे को याद है कि एक लेडी आई हुई थी, तो सेशन के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा और एकदम से उनके मुंह से मेल आवाज भी निकलनी शुरू हुई। अगर हम कंपेयर करें एस्ट्रल ट्रैवल और पीएलआर को, तो क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं? पास्ट लाइफ में क्या किसी इंडिविजुअल का रिलीजन या लैंग्वेज अलग होती है दैन द करंट वन? एक पीएलआर मैंने पब्लिश किया था अपने चैनल पे, जिसमें कि एक लेडी आई थी लखनऊ से। उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने आप को इजिप्ट में देखा। उसके अलावा जब वो सेशन में थी तो बीच बीच में वो अरेबिक यानी कि अरबी लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज यूज कर रही थी। Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanan, your host for today. और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बेसिक क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज होंगे कुछ फैसिनेटिंग क्वेश्चंस। कुछ लोग होते हैं बिलीव नहीं करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सच में होता है कि नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी पास्ट लाइफ के सेशंस अपलोडेड हैं, उनको लगता है कि वो स्क्रिप्टेड होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। So today's podcast is just about clearing all that. And for this, I have my guest, Mr. Gurpreet Singh Arora. Hello, sir. हेलो मैम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि ये कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, कि या फिर मेरे साथ जब तक नहीं होगा आई वोंट बिलीव इट। तो प्लीज एनलाइटन अस कि पास्ट लाइफ के फिनोमिना के पीछे व्हाट आर द साइंटिफिक थ्योरीज या रिसर्चेस? टू बिगिन विद, सबसे पहला आपका सवाल था कि ये होता या नहीं होता, मैं कैसे मानूं जब तक मेरे साथ नहीं होगा। हम उस पे आते हैं। पहले मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहूँगा। आप किस भगवान में विश्वास रखती हैं? कृष्ण जी। आपने कृष्ण जी से कभी कुछ मांगा? जैसे कि सद्बुद्धि, जैसी कॉमन चीजें। तो आप सद्बुद्धि मांगती हैं और आपको लगता है आपके पास सद्बुद्धि है? ओके, दैट्स गुड। तो इसका मतलब आप जो मांगती हैं आपको वो मिलता है, ऐसा आपका मानना है। पर क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अपने और कुछ बातें की उनके साथ? नहीं। पर आप उन पर विश्वास रखती हैं, उन्हें मानती हैं, आपने उन्हें कभी देखा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं, हम उनमें विश्वास रखते हैं। उसी तरह से पास्ट लाइफ के बारे में भी हमने कभी पास्ट लाइफ को अगर देखा नहीं है तो हम उसे झुठला नहीं सकते। हम उसे एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं। अब आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं विश्वास नहीं करूँगा, तो फिर आप करवा लीजिए। सिंपल आंसर, ठीक है। आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी कीजिए और आप एक्सपीरियंस कीजिए। रोका किसने? वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बोलूं, भगवान बुद्ध ने भी ये बात अपनी किताबों में या फिर अपने उपदेशों में ये बात बोली है। अगर आप उनकी कई किताबें पढ़ें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हर किसी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल एंगल है। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध की मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और उन्होंने बोला कि अपनी जात को पहचानो। जात का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है, माइंड यू। इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है, जात को पहचानने का मतलब ताकि आप पहचान सको कि आपकी सोल ट्रैवल करती है, सिर्फ शरीर की समाप्ति होती है। तो यानी कि जो हम इतने समय से हम देखते आ रहे हैं ना कि बहुत सारे प्रपंच हुए, बहुत से लोगों ने बहुत गलत गलत स्टेप उठाए पुराने टाइम में अपनी साधना को लेकर या फिर अपने तंत्र मंत्र की विद्या को लेकर, क्योंकि वो अमरता चाहते थे। वो अमरता किस चीज़ की चाहते थे? शरीर की। पर शरीर को तो अमर नहीं किया जा सकता।
आत्मा तो पहले से ही हमारा, यानी कि ये इनकी जैसे कहना चाहिए कि एक गलत धारणा थी कि शरीर ही मैं हूं। असल में भगवान बुद्ध भी यही कहना चाहते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा मैं हूं। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। ठीक है, तो ये तो होगा स्पिरिचुअल एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंटिफिक एंगल की तरफ। अब एक बात सोचिए, साइंस को हम कब से जानते हैं? जब से बल्ब की इन्वेंशन हुई, जब से ग्रामोफोन यानी कि फ़ोन की इन्वेंशन हुई, जब से जहाज़ की इन्वेंशन हुई। पर साइंस तो तब से जब से धरती है, सूरज, चंदा, तारे, ये सब तो पहले से है। ग्रेविटेशन तो जब से धरती बनी है, ग्रेविटेशन तो तब से है, शायद उससे भी पहले से है। बाकी की जो प्लैनेट्स हैं, क्या उन पे ग्रेविटेशन नहीं है? उन पे उनकी इंटेंसिटी अलग है, पर ग्रेविटेशन तो है। पर क्या ग्रेविटेशन तब बनी थी जब किसी के सर पे सेब गिरा था? ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन पहले से थी। तो जो चीज़ जब आपको मालूम पड़ी, जब आपको एक्सपीरियंस हुई, क्या वो तभी से शुरू हुई? हम तो मानते हैं ना कि ग्रेविटेशन पहले से थी, तो उसका इन्वेंशन बाद में हुआ, यानी कि उसका फिनोमेना बाद में सब दुनिया को पता चला, पर वो चीज़ पहले से थी। उसी तरह से अगर साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, सो इट डजंट मीन कि वो अभी तक है नहीं। साइंस भी इसको 100% नहीं झुठलाती। ठीक है, अब आध्यात्मिक तौर पे ये भी कहना चाहिए कि ये कर्मा के सिद्धांत पे चलती है। ठीक है, जो पास्ट लाइफ है वो कर्मा के सिद्धांत पे है, रीइंकार्नेशन होता है। पर इस चीज़ के ऊपर अगर पूरे विश्वास के साथ साइंस नहीं कहती, तो कम से कम इसको पूरी तरह से झुठलाती भी नहीं है। कितने लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ठीक है, अगर आप महाभारत को कभी पढ़ें या सुने या देखें, हमारे लिए बहुत फॉर्चून की बात है कि महाभारत जो है वो हमारे पास एक प्रोग्राम के रूप में, सीरीज ऑफ प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध है। तो उसमें कितने सारे ऐसे पात्र हैं जिनके पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया गया। रामायण में भी ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिनके पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया। ऋषि वाल्मीकि जो हैं, उन्होंने भगवान राम के जन्म के बारे में, उनके आने वाले जो भी उनके जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में उनके जन्म से बहुत पहले जान लिया था। उसके अलावा जो उनके पिता थे राजा दशरथ, उन्हें श्राप मिला था उनसे पहले जन्म में। ये भी ग्रंथों में है कि उनके पुराने जन्म में उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें पुत्र वियोग में ही मरना होगा। पहली बात तो उनको कई सालों की तपस्या के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, ये काफ़ी उनको तपस्या करने के बाद मिले थे। और जब उसके बाद वो पढ़ने चले गए, वापस आए, उनकी शादी हुई, ब्याह हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वही पिता को, अपने पुत्र को क्या करना पड़ा? वनवास में भेजना पड़ा, और उसी पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई। तो ये भी तो पास्ट लाइफ था। तो कहीं ना कहीं अगर हम आध्यात्मिक कॉर्नर को देखें, आध्यात्मिक पहलू को देखें, तो उससे भी बहुत रेलेवेंस मिलते हैं। अगर हम पास्ट लाइफ को माने या ना माने, हम अपने कल्चर को मानते हैं, हम अपने सनातन को मानते हैं, हम अपने रामायण को, महाभारत को, भगवान कृष्ण को मानते हैं, अगर ये सबको मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो फिर पास्ट लाइफ को क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बोला कि मेरे सर पे सेब गिरा है। तो अभी हमने रेलेवेंस देखा पास्ट लाइफ का विद साइंस। तो इस एरिया में वेयर डू यू थिंक द बाउंड्री लाई बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? बाउंड्री की ऐसी कोई हद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बाउंड्री की क्या बात है? अगर हम ये बात बोलें कि इस बाउंड्री के परे साइंस आती है, इस बाउंड्री के परे अध्यात्म आता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को उसकी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, तो उसका टूल क्या है? हिप्नोसिस ये जो है, ये एक साइंटिफिक टूल है। हम हिप्नोसिस से क्या करते हैं? देखिए, हिप्नोसिस में अलग अलग ट्रांस के स्टेट होते हैं। बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट। हम उसको डेल्टा स्टेट में नहीं जाने देते। तो ये स्टेट्स किसके हैं? ये स्टेट्स कहाँ डिस्क्राइब हुए? ये साइंस के जरिए साइकोलॉजी में एक माइंड के अलग अलग स्टेट्स हैं। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं साइंस का उपयोग भी तो कर रहे हैं ना, हिप्नोसिस के साथ ही तो लेके जा रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए साइंस का भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके बीच में कोई बाउंड्रीज या कोई बॉर्डर नहीं है, वो हैंड इन हैंड चलते हैं। सिर्फ किसी को अगर उसे नकारात्मक तौर पर नकारना है, तो उसके लिए उसके पास तथ्य हैं। अगर उसे किसी को
सकारात्मक तौर पे अपनाना है तो उसके लिए भी उसके पास तर्क है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बात करूंगा, अगर कोई इसको नकारना चाहता है तो उसको नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बात करेगा। तो जो भी मेमोरीज हम देखते हैं ड्यूरिंग पास्ट लाइफ, हाउ रिलायबल डू यू थिंक दे आर? हाउ रिलायबल, देखिए अगर इसके बारे में मुझे लोगों की एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं कि जिन लोगों ने देखा उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कि अपने आप को जिस जगह पे जन्म लेते हुए देखा वहाँ जाकर उन्होंने उसके बारे में पड़ताल की। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक सज्जन आए थे, चेन्नई से आए थे। उनको जो उनकी पास्ट लाइफ नज़र आई उसमें उनको उनके फोर फादर्स के साथ फिजी ले जाया गया था शिप के थ्रू, ठीक है, एज ए लेबर लेके जाया गया था और वहाँ जाकर वो बसे थे वहाँ पर। अब जब उनका अब जन्म हुआ चेन्नई में तो उन्हें मालूम पड़ा फिजी। पहले तो उन्हें ज्योग्राफी में ये मालूम ही नहीं था फिजी भी कोई जगह होती है, और फिजी नामक जगह जानने के बाद उन्होंने उसको गूगल में देखना शुरू किया कि फिजी क्या जगह है। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि वहाँ पर तो इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर वो वहाँ पर स्पेशली गए और जाने के बाद जिस जगह के बारे में उनको जानने को मिला था उस जगह पे जाकर उस परिवार के बारे में जानकर वापस आए। इनफैक्ट जब ऐसा उनको कोई देख लेता ना कि हाँ एक परिवार के बारे में मैंने जाना था अपनी पास्ट लाइफ में जाकर, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। देखिए जिसे फिजी के बारे में नहीं मालूम था, जिसे मालूम ही नहीं था कि फिजी नामक कोई जगह है, उसका कोई अस्तित्व भी है, तो उसे उसके बारे में सबकॉन्शियस में कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है, पर उसके प्रिमिटिव माइंड में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि उसने कभी वहाँ पर जीवन व्यतीत किया था। अब जहाँ पर भी जीवन व्यतीत किया था अगर उसके बारे में जानने के बाद उसको वो ढूंढ रहा है और मिल भी जाती है वो जगह, तो इसका मतलब कुछ तो रेलेवेंस होगा, तो इसकी प्रमाणिकता तो वहाँ से भी प्रूव होती है। इसके अलावा और भी बहुत से केसेस आए हैं जिन्होंने अपने बारे में जो जाना वो वहाँ जाकर पता किया, और जब वो पता किया तो सच पता चला कि हाँ ऐसा सच में था, ऐसी जगह सच में है, एग्जिस्ट करती है, ऐसी फैमिली कभी हुआ करती थी। एक मेरे पास सज्जन आए थे, मेरे को याद है, उन्होंने क्या किया था, जो फैमिली के बारे में उनको पता चला, ही वॉज फ्रॉम अदर रिलीजन। मैं पहले बता देता हूँ, वो कुवैत से आए थे स्पेशली, और उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा, अदर रिलीजन से थे, मतलब हिंदू नहीं थे। उन्होंने जब इस बारे में जाना कि उनका जन्म किस घराने में हुआ था, तो जिस पास्ट लाइफ में वो गए थे वो उसमें वो हिंदू थे, तो उसके बारे में वो जानना चाहते थे कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था क्या वहाँ जाके मुझे कुछ मालूम पड़ेगा। तो जब उन्होंने वो जानने की कोशिश की तो अब तो पता है क्या है, बहुत सी जगहों पे चीज़ें ही नक्शे ही बदल गए। जो पुरानी सोसाइटीज़ हुआ करती थी उसकी जगह पे अब तो नई सोसाइटीज़ आ गई हैं, अलग ही लोग आ गए हैं, लोग अपनी जगह बेच के जा चुके हैं, पीछे के रिकॉर्ड नहीं मिलते। तो उनको एक और तरीका सूझा, उन्हें किसी ने बताया कि हरिद्वार में जो फैमिली ट्री के बारे में ना पूरा मेंशन किया होता है। तो हरिद्वार जाके अपने किसी दोस्त के साथ गए, वहाँ पर किसी, मुझे नहीं मालूम कैसे पता करते हैं, पर वहाँ जाके उन्होंने पता किया और जिस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था उस फैमिली के बारे में पूरा उनको ज्ञान मिला, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तो लोग ऐसे भी अपने रेलेवेंस निकाल लेते हैं। यानी कि अगर आप रिसर्च करना चाहो तो बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो, जो आपने देखा है उसके बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं, पर जब मिलते हैं तभी तो रेलेवेंस पता चलती है। सबको छोड़िए, जब मैंने खुद ने सीखा था तो मैंने अपने 6 पास्ट लाइफ देखे थे। अब जहाँ पर मैं अपने आप को देख के आ रहा था, जो मैं अपने इंसिडेंट्स को जानता था, या जो मेरे बचपन से ट्रॉमास थे, जैसे मुझे ऊंचाई से डर लगता था, मुझे पानी से डर लगता था, उन चीज़ों के ऊपर मैंने कैसे पार पाया, इस पास्ट लाइफ की वजह से पार पाया। मैं एनलाइटेंड या मैं स्पिरिचुअलिटी में आया नहीं हूँ, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे खुद ग्रहण किया, या फिर ये कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए ही मैं बना था शायद, ठीक है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ, मैं कहूँगा कि डेस्टिनी, मुझे वहाँ पर मैं उस तरफ आया, जबकि मेरा ऐसा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। तो जब मैं वहाँ पर आया, जब मैंने ये सब सीखा, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस देखे, मैंने वहाँ जाकर देखा जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। मैंने 6 अपने बर्थ देखे, तो उनमें से 3 जगह पर मैं जाकर देखा हूँ, तो और मुझे वो रेलेवेंस मिले हैं, तो मैं कैसे इसको नकार दूँ। इवन दो शायद रिलीजियसली देखा जाए तो मेरे रिलीजन में मेरे फोर फादर्स में इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा शायद, बट स्टिल अगर मैं इस बारे में जान पाया हूँ और मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ तो इसका मतलब और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वही बात है ना कि जब आपको मालूम पड़ेगा, जब आप उसकी
एनर्जी को महसूस कर पाओगे, तभी आप उस पर विश्वास करोगे। अभी आपने कहा था आपके क्लाइंट जिस पास्ट लाइफ को उन्होंने देखा, इज दैट पॉसिबल कि एक ही पास्ट लाइफ सेशन में आप मल्टीपल लाइव्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, पर उतना सब्र होना चाहिए। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक सेशन होता है वो तकरीबन 3-4 घंटे 2 घंटे भी होता है, डिपेंड करता है वो सेशन कितना लंबा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी उनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग है, वो कितना ज़्यादा उसमें डीप में जाकर रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। अब 4 घंटे किसी को ट्रांस में रखने का मतलब होता है कि मुझे उस स्टेट में उसे रखना पड़ता है। आप मानेंगे नहीं, जब मैं लोगों को लेकर जाता हूँ ना ट्रांस में, तो मैं खुद ट्रांस में जा रहा होता हूँ। अगर आप मेरे कुछ सेशंस देखेंगे ना मेरे चैनल पे, तो उसमें आप स्पेशली नोटिस कीजिएगा, अगर पूरा उसका डाला गया सेशन, मैं बार बार पानी पी रहा होता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है मैं यौन कर रहा होता हूँ। यानी कि वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद उस समय ट्रांस की तरफ जाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ जाता हूँ। अब चलो मेरी बात अलग है, क्योंकि मेरे को मालूम है मुझे अपने आप को ट्रांस में ले जाने से रोकना है, नेविगेटर का रोल प्ले कर रहा हूँ। पर जो जा रहा है, जो मेरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का काम क्या है? आप रात को सोते हैं, कोई भी इंडिविजुअल रात को सोता है जब, तो रात को सोते समय उसके साथ क्या होता है कि उसकी कमर थकती है, वो करवटें लेता है। पर हमारा जब तक सेशन जा रहा है तब तक वो हिलता भी नहीं है, बहुत कम हिलता है। अब 4 घंटे एक सेशन में लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे में वो एक लाइफ देख पा रहा है। एक बात को समझिए ना, किसी की लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो तकरीबन 70-80 साल का तो होता ही है। अगर 70-80 साल को हमें फास्ट फॉरवर्ड करके मेजर इवेंट्स पे जाना है, तो 3-4 घंटे तो देंगे ना उसको। अब वो 3-4 घंटे में मुश्किल से तो एक लाइफ के हमने मेजर इवेंट्स को देखा, उसमें उसकी डेथ देखी, उसका परिवार देखा, उसने क्या मेजर इवेंट किया था जिसकी वजह से वो आज भुगत रहा है, या व्हाटएवर, ठीक है। 2 लाइफ देखने के टाइम पर तो उसको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, देखा जा सकता है, नो डाउट, बट देखना मुश्किल हो सकता है, ये बात सच है। क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ विविड बट फैब्रिकेटेड मेमोरीज हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है, विच इज रिलेटेड टू आवर करंट लाइफ। हाँ, बिल्कुल दिखा सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना बहुत से इवेंट्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, उनकी वजह से हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस कभी किसी के साथ मान लेते हैं कि बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ, कोई कार एक्सीडेंट हुआ, तो वो हो सकता है कार में बैठते हुए डरता हो, उसे स्पीड से डर लगता हो, ठीक है। उसे और भी कोई ट्रॉमा हो सकता है, आग देख के उसे डर लगता हो। अब जब वो पास्ट लाइफ में जा रहा है, तो वो पास्ट लाइफ में जाते जाते पास्ट लाइफ भी देखेगा, बट कहीं ना कहीं उसकी करंट लाइफ के जो ये इवेंट्स हैं ना, वो भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। कई बार दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, जो सेशन में गया है उसे हम सिर्फ उस समय में नेविगेट करते करते एक जन्म में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। पर जब हम इस जन्म से उसे उस जन्म में लेके गए, फॉर एग्जाम्पल ये जन्म है प्रेजेंट जन्म, हम उसे पास्ट के आज से बिल्कुल पिछले वाले जन्म में लेके गए, तो वो पिछले वाले जन्म में जा गया, उसने वहाँ का सारा कुछ देखा, अपनी फैमिली देखी, इन्वायरमेंट देखा, जो जो उसने इवेंट्स किए थे वो देखे। उसके बीच बीच में उसकी इस जन्म की झलकियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तो खुला है ना, इस जन्म का और उस जन्म का दरवाज़ा तो खुला है, कुछ ना कुछ तो आना जाना लगा रहेगा। तो जब उसने वो सारे इवेंट्स को देखा, तो कहीं ना कहीं हम उसको स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। पर मैं जब किसी का सेशन कर रहा हूँ तो मैं उसके बचपन से लेके आज तक की पूरी स्टोरी नहीं जानता। मुझे क्या पता कि वो जो इवेंट बता रहा है वो इस जन्म का है या फिर उसके पिछले जन्म का है। फिर जब वो उस जन्म में चला जाता है तो उस जन्म से वापस भी तो इसी जन्म में आएगा, तो उस दौरान भी तो हो सकता है कि वो उन इवेंट्स को देखे जो उसके बचपन में बीते थे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा विविड सा हो सकता है, फैब्रिकेटेड हो सकता है, पर पास्ट लाइफ अपनी जगह पे है। विविड वो जो आप विजुअल्स कह रही हैं वो भी आ सकते हैं, उससे मैं नकार नहीं सकता। तो कुछ लोगों को इमोशनल ट्रॉमा या कुछ इंटेंस इमोशंस दिखते हैं अपनी पास्ट लाइफ में, उनको देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक इंसान के साथ अगर ऐसा रिएक्शन, अगर ऐसा कुछ इवेंट आज के टाइम में हो जाए, फॉर इंस्टेंस जैसे किसी को तमाचा पड़ा, अब अगर किसी को थप्पड़ पड़ेगा तो उसके साथ उसका गाल लाल हो जाएगा,
राइट। उसे गुस्सा भी आएगा, उसे दर्द भी होगा। जो सेशन में जा रहा है अगर उसे दिखा कि मुझे तमाचा पड़ा तो उसे महसूस करेगा, उसकी गर्माहट, उसका जैसे कहते हैं ना खिंचावट अपने चेहरे पे महसूस करेगा, तो वो सब कुछ महसूस करता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि वो जब वापस आए तो उनके चेहरे पे वैसे निशान से देखने को मिले। ठीक है, अगर किसी को डंडा पड़ा फॉर एग्जांपल, किसी ने डंडा मारा तो उसे नील सा महसूस हुआ उस जगह पे। उठने के बाद उसने बोला मुझे यहाँ पर दर्द सा हो रहा है, महसूस हो रहा है। अब किसी को डंडा पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही ना, और कईयों ने ऐसा महसूस किया। पर शरीर ये है, आत्मा सिर्फ आपकी ट्रैवल की थी, पर स्टिल आप महसूस करके आए थे, क्योंकि आप अपने जो सेंसेस होती हैं उन सेंसेस के साथ जाते हो। शरीर तब तक उसे चीज को महसूस नहीं करता जब तक उसका ब्रेन एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, अगर किसी को सुई चुभन महसूस नहीं हो रही, उसका मतलब उसके न्यूरॉन्स वो मैसेज ब्रेन तक नहीं लेके जा रहे। पर जब वो उधर गया है, पास्ट लाइफ में गया है, तो कहीं ना कहीं अपने न्यूरॉन्स की सेंसेस के साथ गया है। और जब वो वहां पर देखता है कि मुझे डंडा पड़ा, तो फिर उसके न्यूरॉन्स वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो इसीलिए वो जो डंडा पड़ने से जो प्रॉब्लम आती है, निशान पड़ता है, नील पड़ता है, दर्द महसूस होता है, वो सब कुछ उसको वहां पर भी होता है। तो जो वो वहां पर देखेगा वो महसूस भी करेगा। ऐसे PLR साउंड्स अ लिटिल पैरानॉर्मल। आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है? जी हाँ, बहुत से होते हैं, बहुत से पैरानॉर्मल भी होते हैं। मुझे याद है एक केस आया था जिसमें कि एक लेडी आती हैं, शी जस्ट रिसेंटली लॉस्ट हर सन, 11 साल का बेटा था उनका। एक्चुअली ये पास्ट लाइफ का केस नहीं है, ये केस था आकाशिक से मालूम पड़ा था। तो ये मैंने आकाशिक किया था। अब आकाशिक भी उसी का एक फॉर्म है, पास्ट लाइफ का करने का तरीका अलग है बस। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद पास्ट लाइफ में नहीं जाता, उसके बिहाफ पे उसके आकाशिक मैं करता हूँ, तो देन वी गेट टू नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें क्या था कि इवन तो ये थोड़ा आपके क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाता, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने अभी अभी अपने एक बेटे को जन्म दिया था, और उसके कुछ टाइम बाद ही उनका 11 साल का बेटा, उसकी डेथ हो गई थी। उसमें ये हुआ था कि जो आकाशिक से मालूम पड़ा कि वो कभी पहले प्रेग्नेंट रही थी। तो 8वां महीना चल रहा था जब अपने हस्बैंड को वो कहती हैं, जैसे होता है ना मूड स्विंग्स होते हैं, तो वह काफ़ी मूड स्विंग्स थे। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कहीं बाहर लेके जाओ। तो वो पहले मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बाद डिनर के लिए जाते हैं, और जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं उस समय उनको झटका सा लगता है, एज इफ वो उनके पाँव जो है लड़खड़ा गए हैं, वो गिरती भी हैं थोड़ा सा। और उसमें एक्चुअली हुआ यह था कि एक जैसे होती है ना, एक आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, वो उनके साथ टकरा गई थी, जिसकी वजह से शी लॉस्ट दैट बेबी। 8th मंथ में वो मिसकैरेज हो गया था। तो उस आत्मा का ये था कि उसने कहा कि मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा गया, इस वजह से तुम्हें मैं अपना अंश देता हूँ। तो अब जब दोबारा वो प्रेग्नेंट हुई तो वो उनका अंश लेके पैदा हुई, उन्होंने जन्म दिया बच्चे को, और वो बच्चा 11 साल तक अच्छा भला चलता रहा। बहुत अच्छे माँ बाप में और बच्चे में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बहुत प्यार था उनके बीच में। इवेंचुअली उनकी वाइफ जो है दोबारा प्रेग्नेंट होती है, तो सेकंड बेबी जब होता है तो वो जो आत्मा जिसने अपना अंश दिया था वो कहता है जो तेरे से मैंने छीना था वो तेरे को तो मिल गया, अब मैं अपना अंश लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे उसने अपना जो बेबी दिया था उसे वो वापस ले गए थे। तो एक तो पैरानॉर्मल ये हो गया। ऐसे कई सारे ऐसे हुए हैं, अब एकदम से रिकॉल करना मुश्किल है, पर हाँ एक मेरे को याद है कि एक लेडी आई हुई थी, तो सेशन के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा और एकदम से उनके मुंह से मेल आवाज़ भी निकलनी शुरू हुई थी। सो उस दौरान से पता चला कि जैसे एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड बोला फीमेल आवाज़ में, एक वर्ड निकला मेल आवाज़ में, एक फीमेल एक मेल। तो ऐसा नहीं था कि एक ही बात दो जने बोल रहे हैं, पर हाँ ये हो रहा था कि एक एक वर्ड करके जो बोला जा रहा था, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो इतनी प्रोमिनेंट चेंज था उसके अंदर कि साफ रिकॉग्नाइज हो रहा था। एक होता है ना कि हम जब सेशन में लेके जाते हैं तो उस समय पता चलता है कि चलो आप रिलैक्स इतने ज़्यादा हो गए हो कि आपकी बोलने की आवाज़ थोड़ी डल हो गई है,
और उसमें डल नहीं हुई थी, उल्टा उसमें जब ये पैरानॉर्मल सा हुआ था तो उस समय में उनकी आवाज़ बढ़ गई थी, उनकी आवाज़ की जो बेस होती है वो बढ़ गई थी, और कभी फीमेल आवाज़ आ रही है, कभी मेल आवाज़ आ रही है, जो कि दोनों ही आवाज़ें उनकी ओरिजिनल आवाज़ से मैच नहीं करती थी, मेल नहीं खाती थी। तो ऐसा भी हुआ। अच्छा, अमूमन ज़्यादातर क्या होता है, हम नॉर्मली 2 कैमरास लगाते हैं जब भी सेशन रिकॉर्ड होता है। जब भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है साथ में सेशन के दौरान, तो उस दौरान वो कैमरास के साथ भी ऐसा कुछ होता है, या तो मेमोरी फुल दिखा देगा उसी वक्त ख़त्म, रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, या लाइट का कुछ दिखा देगा, कुछ ना कुछ, बैटरी डाउन, व्हाटएवर, और उसको दोबारा फ़ोन को ऑन करो तो पूरी बैटरी होती है। यानी कि वो जो पैरानॉर्मल जब एक्टिविटी हो रही होती है तो उस दौरान वो कैमरा भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाता कि रिकॉर्ड ही कर दे किसी तरीके से। हमने जब शुरुआत की थी तो पैरानॉर्मल सोच के तो की नहीं थी, पर वो पैरानॉर्मल बन गया, पर उसे फिर कैमरा भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं पैरानॉर्मल में, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अब एकदम से हर चीज़ को रिकॉल करना मुश्किल है, बट हाँ, ये सच है, हुआ है। एक बहुत पहले की बात है, एक सरदार जी का केस था जिसमें कि उनकी मदर उसी वक्त उनके चेहरे से बोल रही थी, उनकी ज़बान से बोल रही थी, कभी बेटा बोल रहा था, कभी माँ बोल रही थी। तो दोनों की जो हुई थी वो सेशन, वो मैंने कभी किसी और पॉडकास्ट में बताया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हुए हैं ऐसे पैरानॉर्मल। हर केस के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा ऐसी होती हैं जो शायद डिस्क्राइब करनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, इसी के साथ मुझे एक केस और याद आता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए और वो अपना सेशन करवाने ही आई थी, पर सेशन के दौरान क्या हुआ कि अब कई बार होता है कि कईयों के ना ऑरा चेक करना पड़ता है, उनके हाव भाव को देखकर, उनके आँखों को देखकर, उनके मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका ऑरा चेक कर लेना चाहिए, इनके चक्रास बैलेंस नहीं लग रहे या इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे याद है एक लेडी आई थी, तो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और हस्बैंड वाइफ दोनों ना आने के बाद लड़ने लग गए। और हस्बैंड का कहना ये था कि अगर हमारा कभी मनमुटाव होता है ना तो नॉर्मली ये बिल्कुल चुप हो जाती हैं, पर आज मतलब कि उस दिन वो बहुत एग्रेसिव थी। तो होता ना कई बार कि चलो कोई बात नहीं, हम पानी पियो, कुछ चाय वगैरह ले लो। तो हमने उनको सर्व करने की कोशिश की, सर्व किया भी, और उन्होंने पानी भी पिया, चाय भी ली, उसके बाद भी उनके झगड़े ख़त्म ना हो। मतलब वो एक दूसरे से ऐसे कर रहे थे जैसे कि दुश्मन बैठे हो। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपका ऑरा चेक करते हैं। अब ऑरा में ना, जब हमने ऑरा चेक किया तो इट वाज ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ग्रे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके ऑरा में हमें अलग से ऐसे दिखना शुरू हुआ जैसे आकृतियाँ सी बनी गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑरा के अंदर कुछ और भी स्पिरिट है। ठीक है, कई बार मल्टीपल स्पिरिट्स होती हैं। अब मैंने उनको ये बात कैसे बोलूँ, मुंह पे कैसे बोलूँ, तो मैंने किसी तरीके से हस्बैंड को जो है मैंने कहा कि आप बाहर बैठिए, मेरे को थोड़ी देर उनसे बात करनी है। इवन तो मैंने हस्बैंड को बाहर भेजा था, बट एक्चुअली मैं हस्बैंड से बात करने बाहर गया, और मैंने उनको वो ऑरा पिक्चर दिखाई और उनको बताया कि देखिए ये ऑरा है, इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम एक काम कर सकते हैं कि एक इनके साथ छोटा सा हिप्नोसिस सेशन करके देखते हैं, एंड मे बी हिप्नोसिस सेशन के दौरान हमें मालूम पड़ जाए, क्योंकि हिप्नोसिस की ना सीमाएं बहुत वास्ट है। हिप्नोसिस के ज़रिए से ही स्पिरिट रिलीज़ भी किया जाता है। जो लोग हिप्नोसिस जानते हैं या फिर जिन लोगों ने हिप्नोसिस सीखा है, वो इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, हिप्नोसिस के ज़रिए स्पिरिट रिलीज़ भी की जाती है। तो इवन दो मैं स्पिरिट रिलीज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा चलो एक बार कम से कम जानने की कोशिश तो की जाए। कि जब हमने उनका एक सेशन किया तो वी गॉट टू नो कि उनके अंदर एक और आत्मा थी। हुआ ये था कि वो जब अपने घर से निकली तो आते समय कुछ समय उनको रिक्शा नहीं मिली, और वो धीरे धीरे आ रही थी, काफ़ी परफ्यूम वगैरह लगा रखा था, और सबसे बड़ी बात थी उनके बाल खुले थे। तो ऐसे में जैसे होता ना, परफ्यूम अट्रैक्ट्स, तो जहाँ से वो निकल रही थी कुछ अकेला सा इलाका था, सुनसान सा इलाका था, अपने हस्बैंड के साथ ही थी वो, पर उन्होंने एक आत्मा को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। जब उस आत्मा को अट्रैक्ट किया तो वो उनके साथ ही चल दी।
सो इट वॉज नॉट समथिंग कि वो जो बहुत समय से उनके साथ थी, वो बस आते आते उनके साथ आई थी। तो ऐसे भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन किसके साथ आ जाए, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। कभी कभार जैसे अभी हमने बात की थी, पास्ट लाइफ में लोगों को इमोशनल ट्रॉमा होता है, तो आप उसकी हीलिंग करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि वो हीलिंग बैकफायर कर गई हो, जैसे कि हीलिंग करने के बजाय और हार्म कर दिया हो इंडिविजुअल को? देखिए, जब कभी भी किसी की हीलिंग की जाती है ना, तो एक बात बड़ी क्लियर बोली जाती है। मैं आपके सेकंड पार्ट पे आऊँगा क्वेश्चन के, पर पहले मैं समझाता हूँ हीलिंग करती क्या है। हीलिंग, जैसे बहुत से लोग ना होम्योपैथिक इलाज कराते हैं अपना, तो होम्योपैथिक जब इलाज करवाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का किसी फेस पे फेस टैग्स होते हैं, ठीक है, तो जब कभी होम्योपैथिक इलाज किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि टैग्स और निकलने शुरू हो जाते हैं। तो माना जाता है कि होम्योपैथिक जब इलाज किया जाता है, एक तो उसमें परहेज होते हैं खूब, प्लस वो जड़ से निकालती है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करेगी तो जड़ से ख़त्म करेगी। ठीक है, खांसी जुकाम है बहुत पुराना, अगर उसको ठीक करेगी तो पहले बहुत चीज़ को एग्रीगेट कर देगी, बढ़ा देगी, ताकि वो जड़ से ख़त्म हो, दोबारा कभी लाइफ टाइम में ना आ सके। ठीक है, तो उसी तरह से जब हीलिंग काम करती है, तो हीलिंग का काम क्या होता है कि आपकी लाइफ स्पैन में वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो इसलिए जब हम कभी किसी की हीलिंग पकड़ते हैं, तो पहले उनको बताते हैं कि आपके साथ इस ड्यूरेशन के दौरान, जब तक आपकी हीलिंग चलेगी, उस ड्यूरेशन के दौरान आपके साथ ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी एग्रीगेट हो सकती हैं, पर कम से कम इस ड्यूरेशन के बाद आपके साथ लाइफ टाइम में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ की जाती है। हाँ, एग्रीगेट होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि वो निकाली जा सकें या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो सकें। तो वो हीलिंग का एक साइड इफेक्ट नहीं होता, वो उसका काम ऐसा है कि उसे अंदर से बिल्कुल डीप विदिन से उसको डिग इन करना है और हर रूट कॉज को ख़त्म करना है। तो वो रूट कॉज ख़त्म करेगी, थोड़ी एग्रीगेट करेगी तो 100% ख़त्म भी होगी। जब पास्ट लाइफ कराते हैं तो पास्ट लाइफ करवाते हैं प्रॉब्लम की जड़ जानने के लिए, प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पास्ट लाइफ कराया, प्रॉब्लम पता चल गई क्यों हो रही है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? किसी के बाल झड़ रहे हैं और उससे बता दिया आपके बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि आपके बालों में, आपके सर में ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पता करने के बाद क्या होगा, क्या करेंगे? इलाज करेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब मेरे पास कोई आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उसकी मेरे पास बर्थ डिटेल्स हों तो उसकी पहले कुंडली देखी जाए, ताकि अगर एक्चुअली वो अपने जो सवाल लेकर आया है उन सवालों का जवाब कुंडली से निकल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, हो सकता है वो फाइनेंशियल क्रंच हुआ आने वाले 6 महीने में ठीक होने वाला है, वो टाइम ही ऐसा लिखा हुआ है कि 6 महीने उसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहेगी, या फिर पिछले 1.5 साल से स्ट्रगल झेलता हुआ आ रहा है और 6 महीने और रहेगा। तो उनको बताया तो ये टाइम ही ऐसा है, आप 1.5 साल निकाल चुके हो, 6 महीने और निकालने, इसका आपकी पास्ट लाइफ से रेलेवेंस होगा, ज़रूर होगा, पर इसके लिए आप ये काम करना शुरू करो, आपका उपाय अभी हो जाएगा। ठीक है, तो 4-6 महीने में इसका इलाज निकल आएगा। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद उन्होंने नोटिस ही नहीं की होती, तो ये भी उनके रिमाइंडर के लिए होता है कि चलो आपको ये भी प्रॉब्लम चल रही है, चलो हम इस बारे में भी क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। तो वो जो कुंडली है वो एक्चुअली हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी काम आती है। अब हमने सेशन कर लिया, सेशन करने के बाद कईयों का आकाशिक होता है, कईयों का पास्ट लाइफ होता है। तो जब सेशन कर लिया है, सेशन करने के बाद पता चला कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज क्या है। ठीक है, अब रूट कॉज पता चल गया। अब उसके बाद दोबारा से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। अब उसके बाद कुंडली का विश्लेषण दोबारा से किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली के बेसिस पे क्या क्या रेमेडीज बनती हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, बेस्ड ऑन कर्मा का सिद्धांत। तो उसके बेसिस पे हम हमें उसको क्या रेमेडीज देनी है। कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं जो हम देते हैं और कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज भी होती हैं। उसके अलावा अगर उसके लिए कोई हीलिंग ज़रूरी है तो वो भी हम उनको बताते हैं। अब कितनी रेमेडी करनी है, नॉर्मल वाली, कितनी करनी है स्पेसिफिक वाली, यानी कि अगर हमने किसी को बता दिया कि आप जीवों का पेट भरें, तो वो जीवों का पेट भरना उनके लिए ज़रूरी है। अब उनको बताया कि आपको कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा करना चाहिए, पर वो महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार कर रहे हैं, तो फिर ये तो उनके ऊपर है ना। अब इलाज कैसा करना है ये तो उनके हाथ में है।
मेरा काम है उनको सही तरीके से बताना। मैंने बता दिया, अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनके ऊपर है। और उसके बेसिस पे अगर कई बार हमें ये भी उनको गाइड करना पड़ता है कि आपको कुछ समय के लिए हीलिंग करानी चाहिए। कई लोग करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते हैं। पास्ट लाइफ के टाइम में विश्वास लेके आते हैं, हीलिंग के टाइम पे शायद वैसा विश्वास नहीं बना पाते। तो बहुत कुछ होता है ऐसा, पर हाँ सोल्यूशन दिया जाता है, दैट इज फॉर श्योर। अब सोल्यूशन को माना कितना जाता है ये तो क्या पास्ट लाइफ के कोई कॉमन थीम्स होते हैं? जैसे कि आपने इतने पास्ट लाइफ सेशंस करे हैं, कुछ कॉमन हो हर पास्ट लाइफ में? देखिए, अगर कोई चीज प्रॉब्लम लेकर आई है, मतलब जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेट्स मिल सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो ऊंचाई से डर दो कारणों की वजह से लग सकता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ ऐसा किया जिस वजह से किसी को आपने ऊंचाई से गिरा दिया, आपने ऊंचाई से किसी को धक्का दे दिया। तो एक तो हो गया कि आपने बुरा कर्म किया। दूसरा क्या होता है, हो सकता है किसी ने आपके साथ किया हो सकता है किसी ने भी ना किया हो, आप स्लिप कर गए। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ऊंचाई का डर है तो वो करने की वजह से और प्राप्ति की वजह से, दोनों की वजह से हो सकता है कि आपने किसी पे गलत किया या फिर आप पे किसी ने गलत किया, या फिर ये भी हो सकता है कि ना आपने किसी पे गलत किया ना आपके ऊपर किसी ने गलत किया, पर गलती से हो गया। स्लिप होना तो गलती से भी हो सकता है, तो उसका रेलेवेंस ऊंचाई से मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है। इसी तरह से पानी से, बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है। मैंने भी आपको बताया था कि मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ देखी थी तो मुझे ऊंचाई से डर लगता था, पानी से डर लगता था, तो मेरे को मेरे पानी से रेलेवेंस का पता चल गया पास्ट लाइफ से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाता है। हाँ, कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही कॉमन ट्रेट्स होंगे। सोल का क्या रोल होता है पास्ट लाइफ में? सोल का क्या रोल होता है? सारा रोल ही सोल का है। मैंने आपको बोला कि शरीर नाशवान है, जर्नी तो सोल की है। अब सोल जो होती है ना, सोल, जब सोल की उत्पत्ति हुई यानी कि सोल का जन्म हुआ, तब वो सोल थी। और दूसरा, जब वो उसका मोक्ष हो जाएगा तब वो सोल होगी। उसके बीच में वो जितनी भी योनियों में जन्म ले रही है, जितने भी अलग अलग जन्म ले रही है, जितने एन नंबर ऑफ जन्म ले रही है, उस सब के दौरान वो सोल नहीं होती, स्पिरिट होती है। क्यों स्पिरिट होती है? क्योंकि स्पिरिट इज इक्वल टू सोल प्लस माइंड। सोल एक आत्मा है, माइंड उसका मन है। तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी आत्मा जब किसी शरीर में जन्म लेती है तो अच्छा या बुरा कर्म जो वो करती है वो अपने मन की वजह से करती है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये पाना है, तो उससे पाने के दो तरीके, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। आपने क्या चूज किया, कैसा कर्म बनाया, वो आपके मन के ऊपर है। पहली चीज, आप उससे अटैच हुए। दूसरी चीज, उसे पाने के लिए आपने कैसा कर्म चूज किया। आपके पास वो रास्ते दोनों थे, एक लंबा रास्ता था, एक छोटा रास्ता था। आपने छोटा रास्ता चूज किया, बुरे कर्म किए, तो वैसे आगे भुगतोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ करना कराना जो है ये तो मन की वजह से। इसीलिए जब कभी किसी को लेके जाया जाता है पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस के थ्रू, ऑफ कोर्स हिप्नोसिस के थ्रू ही जाते हैं, तो उस समय में हम मन की गहराई में जाते हैं। 4 तरह के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है क्रिटिकल माइंड। क्रिटिकल माइंड इज द गेटवे, यानी कि वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने का रास्ता है, दरवाज़ा है। उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड और प्रिमिटिव माइंड के बीच में जाने का रास्ता भी क्रिटिकल माइंड ही है। पर प्रिमिटिव माइंड क्या है? प्रिमिटिव माइंड में पुरातन सारे जन्मों का रिकॉर्ड, वो आपकी स्टोरेज है। तो हम जब कभी प्रिमिटिव माइंड में जाके किसी एक पर्टिकुलर पास्ट लाइफ को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मन की यात्रा देख रहे हैं उस पर्टिकुलर सोल की। ठीक है, तो सोल ही ट्रैवल करती है पर मन के साथ, और उसे स्पिरिट कहा जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एस्ट्रल ट्रैवल का। तो अगर हम कंपेयर करें एस्ट्रल ट्रैवल और पीएलआर को, तो क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं? देखिए, क्या होता है कि पास्ट लाइफ इज वेरी सिंपल, कि आपका पास्ट लाइफ, आपकी सोल
आपकी जर्नी देखने वाला कौन? आप खुद। कई बार जिस इंसान को पास्ट लाइफ करवाना था वो रेडी नहीं है, फिजिकली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से वो रेडी नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई सेकंड पर्सन देख सकता है। अब एस्ट्रल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ऐसे है जैसे हमारी पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी है, राइट? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। उसी तरह से उस सृष्टि की तरह ही हमारा शरीर भी 5 ही तत्वों से बना है, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब 2 जो पदार्थ हैं उनसे हमारा शरीर बना, धरती से और जल से। 71% हमारे अंदर जल तत्व है, बाकी जो है वो हमारे अंदर धरती तत्व है, जिससे हमारी हड्डी और हमारा मांस बना होता है, हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं, तो वो सारा धरती तत्व है। और हमारा ब्लड, हमारे अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो सारे के सारे जल तत्व में आए थे। अब बाकी क्या बचा? वायु, अग्नि और आकाश। तो क्या होता है, हमारी चेतना इन 3 तत्वों से बनी है। अब चेतना के ऊपर, उसकी जर्नी के ऊपर ना कोई स्पेस की बाउंडेशन है, ना कोई टाइम की बाउंडेशन है। जब कभी हम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो उस दौरान हमारे ये 3 तत्व वायु, अग्नि और आकाश हमारे शरीर से अलग हो सकते हैं। जब मृत्यु होती है ना, तब भी ये 3 तत्व ही अलग होते हैं, ठीक है। ये 3 तत्व अलग होते हैं पर आपकी कॉर्ड से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर को छोड़ देते हैं। अब वापस नहीं आएंगे, वो आ नहीं सकते, उनका दरवाज़ा बंद हो गया। तो उस स्थिति को कहते हैं मृत्यु। पर जब वो उस कॉर्ड के साथ, उस दरवाजे के साथ जुड़कर जाते हैं तो वो फ्यूचर में भी जा सकते हैं, वो पास्ट में भी जा सकते हैं, वो अपनी जर्नी भी देख सकते हैं, वो किसी और की जर्नी भी देख सकते हैं। तो ऐसे जब कभी कोई और अपना पास्ट लाइफ नहीं देख पाता तो उसके बिहाफ पे अगर कोई और देखना चाहे तो वो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू भी देख सकता है और आकाशिक के थ्रू भी देख सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू देखेगा तो उसके लिए वो पूरा का पूरा पास्ट में जाए, उस समय में जाए, उस समय में जाकर देखे कि वो क्या कर रहा था, ठीक है, किस परिवार में जन्म लिया था, क्या क्या उसने किया, कैसे कैसे किया। एस्ट्रल ट्रैवल के ना और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कभी कोई शरीर छोड़ देता है, कोई आत्मा छोड़ देती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, अब उसकी आत्मा कहाँ है? इसी पृथ्वी लोक पे भटक रही है, प्रेत योनि में चली गई है, आत्मलोक में गई है, क्योंकि आत्मलोक में जाएगी तो अगला जन्म लेगी, ठीक है। तो वो लाइफ बिटवीन लाइव्स वो कहाँ पर हो रही है, अगर उसे जानना है तो उसे जानने के लिए भी बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है, वो आकाशिक नहीं किया जाता। आकाशिक से सिर्फ आप ये जान सकते हो कि आज की आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्माज आपके कैसे थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकता है, कर्माज को एक्सेस कर सकता है। पर किसी आत्मा को अगर देखना है, अगर किसी आत्मा के बारे में जानना है, वो कहाँ पर है, उसने जन्म लिया या नहीं लिया, तो वो जानने का हमारे पास एक ही साधन है, वो है एस्ट्रल ट्रैवल। मैंने ये वक्त कई बार बोला है कि जब मैंने एस्ट्रल ट्रैवल सीखा था तो मैंने पहले 6 अटेम्प्ट मेरे ख़राब गए थे, क्योंकि तब मेरा पहला थॉट ये था कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मुझे जानना था कि मेरे पिताजी ने जन्म लिया या नहीं लिया, वो किस स्टेट में है, क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्यूरोसिटी थी। तो पहले 6 सेशन इसलिए मेरे ख़राब हुए थे क्योंकि मेरे हमेशा इमोशन बीच में आते थे। पर जब ये मैं समझ गया कि जब तक इमोशन मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं ये ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, तब उसे बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करने के बाद मैं वो सेशन कंप्लीट कर पाया था, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल से हम ऐसी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि हमने इस सोल से बात की या उस सोल से बात की, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू हो सकता है, बट फॉर दैट यू नीड अ परमिशन। आप किसी से मिलने जा रहे हो, उसकी फैमिली से परमिशन तो लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मिस्टर एक्स है कोई, उनकी डेथ हो गई, अब वो मिस्टर एक्स क्यों है? क्योंकि उनकी फैमिली उनको मिस्टर एक्स के नाम से जानती है। अब मिस्टर एक्स की फैमिली अगर मेरे को अलाउ करती है कि जाइए आप पता कीजिए वो कहाँ पर है, तभी मैं ट्रैवल करूँगा, नहीं तो मैं क्यों करूँगा? मैं अपने कर्म क्यों खराब करूँगा? किसी और की लाइफ में ताका झाकी क्यों करूँगा? ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि किसी रिनोन्ड पर्सनालिटी की अगर डेथ हो गई है तो हमने उनसे सेशन किया, हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने ये बताया वो बताया। सवाल तो ये उठता है कि परमिशन किसने दी? एथिकली दैट इज़ रॉन्ग।
और अगर आपके पास परमिशन है तो दैट्स फेयर इनफ। तो ऐसा कोई आपके साथ इंस्टेंस हुआ हो जिसमें आपने परमिशन लेके एस्ट्रो ट्रैवल किया हो किसी का? हाँ, ऐसे बहुत से हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, उसकी डेथ होती है, उसकी मदर चाहती थी कि वो बच्चा वापस आए उनके पास। बच्चे से पूछा जाता है, बच्चा वापस आना चाहता था। उनकी मदर जो है IVF के थ्रू उसका कंसीव करती हैं, इवन दो शी वाज डायबिटिक एंड और भी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट इवेंचुअली जब कहते हैं ना कि जब भगवान ने अलाउ कर दिया, बच्चा आना चाहता है, तो फिर वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हुई और प्रेगनेंसी भी हुई, डिलीवरी भी हुई। वो पूरी फैमिली में बच्चा लेफ़्ट हैंडर एक ही था, बाकी सब राइट हैंडर थे। उसके पाँव में, लिटिल फिंगर में कोई तिल था, जो बच्चे ने बर्थ लिया है उसके भी सेम फिंगर पे तिल है। वो बच्चा जो अब जन्म लिया है वो भी लेफ़्ट हैंडर है, तकरीबन 2-2.5 साल का हो गया है। और उनका कहना ये है कि वही उसकी आदतें हैं जो उनके बेटे की थी जिसकी डेथ हुई थी। ऐसा अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, एक फ्लाइंग स्कूल था जहाँ पर एक बच्चे की डेथ होती है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत थी, उनकी मदर मुझे कांटेक्ट करती हैं, वो जानना चाहती हैं कि वो एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ किसी की वजह से हुआ, किसी की गलती थी या क्या था। तो जो भी उसके बारे में पता चला, यानी कि ऑफ कोर्स वो एक एक्सीडेंट ही था, किस वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, यहाँ तक कि उनके प्लेन का नाम क्या था, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें उस सोल के साथ कनेक्ट करके मालूम पड़ सकी, वो चीज़ें मैंने उनकी मदर को बताई। शी वॉज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। वो चाहती थी कि वो बेटा उनके पास वापस आए, बट शी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू कंसीव हर, ठीक है। और ना ही उनकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसके घर में अगर वो आ जाए तो वो मतलब उनके साथ इतना बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि बस मैं अब ये चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी जन्म ले अच्छा जन्म ले। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा अभी तक गया नहीं था, तो उसकी जो तृप्ति करवानी थी वो भी करवाई गई। एंड जिसमें कि आई गेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस एक छोटा सा काम करना था, वो करवाया गया और उसके बाद उसकी तृप्ति हुई, उसकी जर्नी फुलफ़िल हुई। आज जिस टाइम मैं बैठा हूँ, आज भी उनका मेरे पास मैसेज आया हुआ है, क्या उसकी जर्नी पूरी हो गई है, क्या वो आत्मलोक में चला गया है। तो मैंने जो इस पर सेशन किया था तो मुझे मालूम पड़ा है कि वो पहुँच चुका है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चा जल्दी जन्म ले, अपनी नई फैमिली में जल्दी से अच्छा करे और वो पायलट ही बने, ये भी मैं चाहूँगा, क्योंकि वो उसका ड्रीम था उस बच्चे का। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे वो जन्म लेगा वो एक पायलट के रूप में आए, मतलब एज ए प्रोफेशन पायलट ही बने। तो वो बच्चा पायलट बनना चाहता था, बहुत शिद्दत से बनना चाहता था। ही वॉज ओनली सन। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं मेरे पास। एक केस और भी आया, जम्मू से आया। तो जम्मू से एक केस आया, तो उसमें मतलब फादर का ये बताना था कि उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी वो बच्चा लेके चला गया, मतलब किया कराया गया था उसके ऊपर। तो जिस दिन से बच्चा गया उस दिन से उनके जो पेन्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब खत्म हो गई, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी। तो एकदम से समझो, अभी तक तो इतना कुछ चल रहा था मदर के साथ, फादर के साथ, एकदम से बच्चे के जाने के बाद तो बल्कि उनको और टूट जाना चाहिए था, बट इवेंचुअली वो उनकी पेन्स भी लेकर गया। तो उसका जब सेशन किया, वो भी वही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास वापस आए। तो ये भी एक केस है जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, जिसमें कि बच्चे के सेशन से यही मालूम पड़ा था कि हाँ वो वापस आना चाहता है और आएगा। तो अभी ये पाइपलाइन है कि जब बच्चा वापस आएगा तभी मालूम पड़ेगा, पर हाँ बच्चा आना चाहता है। एंड उसके लिए उसके पेरेंट्स ने शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर दी है। ऐसे कुछ केसेस के बारे में मैंने पहले भी बताया है जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहे हैं। 2 केसेस के बारे में मैं जानता हूँ जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि बच्चा बर्थ ले चुका है। तो इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसे मैंने सेशंस जो किए हैं फैमिली की अंडरस्टैंडिंग में, फैमिली की नॉलेज में, फैमिली के एक्सेप्टेंस के बाद, फैमिली के कंसेंट देने के बाद ही किए। जिनका भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है वो कंसेंट के बाद ही होता है। मैं किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूँगा, मैं किसी की लाइफ क्यों देखना चाहूँगा। सो दैट इज़ व्हाट माय टेक इज़।
तो हाँ, मैंने ऐसे सेशन किए और वो उनके बारे में आपको बताया। तो हमने ये एपिसोड शुरू किया था विद द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ PLR. लेट्स एंड दिस सेशन ऑन द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल. देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। हमारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, यानी कि ये अपने आप में एक सृष्टि है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। धरती और जल क्या बनाते हैं? शरीर। वायु, अग्नि और आकाश क्या बनाते हैं? चेतना। जिस दिन वायु, अग्नि, आकाश छोड़कर शरीर को चले जाते हैं उस दिन मृत्यु हो जाती है। पर जब ये उसके साथ जुड़े हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने आगे जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमें नॉलेज ज़्यादा मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अगर इसी चीज़ को हम जोड़ लें अपनी धरती के साथ, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोजन एनर्जी के साथ गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। क्या सोर्स क्या है उसका? वाटर। वाटर में से हाइड्रोजन को अलग किया जा रहा है, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जाते हैं, वो कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से, यानी कि वायु से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। यूरेनियम के साथ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छे काम के लिए होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बुरे काम के लिए होती है तो ब्लास्ट होते हैं। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं उन्हीं 5 तत्वों के साथ जुड़कर चल रहे हैं। जब इन 3 तत्वों का सही उपयोग किया जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। यानी कि आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि जब इनके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, उनका क्या उपयोग है। जैसे लिथियम आयन बैटरी के लिए जो लिथियम चाहिए होता है वो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है। यानी कि हम जो 3 तत्वों पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हम उसमें तो चौथे और 5वें तत्व पे भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, आपको नॉलेज और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह से जब हम अपने ये 3 तत्वों को अलग करके कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो उससे हम पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को जान पाते हैं, हम अपने हिस्ट्री को जान पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं। फ्यूचर में जाकर हम बहुत कुछ और जान पाते हैं, नॉलेज गेन कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द साइंस। ये भी एक साइंस ही है, इसे करने का तरीका क्या है, कैसे किया जाता है। मेरे ख्याल में इसका रेलेवेंस आपका साइंस के साथ और अध्यात्म के साथ दोनों के साथ जुड़ता है। इसके बाद मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, सो लेट्स टेक दिस वन एज द लास्ट वन। पास्ट लाइफ करते हैं, पास्ट लाइफ में क्या किसी इंडिविजुअल का रिलीजन या लैंग्वेज अलग होती है दैन द करंट वन? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, चाहे वो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, बट हाँ, यस, डेफिनेटली यस, ऐसा होता है। एक PLR मैंने पब्लिश किया था अपने चैनल पे, जिसमें कि एक लेडी आई थी लखनऊ से, और उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने आप को इजिप्ट में देखा। ये एक मैंने पब्लिश किया है, बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं अलग अलग जगहों के, जैसे मैंने फिजी का भी बताया था आपको अभी। तो उन्होंने अपने आप को इजिप्ट में जन्म लेते हुए देखा, एक पुरुष के रूप में। सबसे पहली बात, महिला ने पुरुष के रूप में अपने आप को देखा। तो एक बात को समझ लीजिए कि सोल का कोई जेंडर भी नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को पुरुष के रूप में देखा। उसके अलावा जब वो सेशन में थी तो बीच बीच में वो अरेबिक यानी कि अरबी लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। और जब मैं उनको बार बार पूछता था कि इसका क्या मतलब, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रही हैं, तब उन्होंने बताया हिब्रू। तब तक ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मालूम नहीं था कि इज़राइल में आज भी हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। तब तक मैं इस बारे में नहीं जानता था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा। मुझे याद है, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक इंसान ने जन्म लिया हुआ है इंडिया में, और वो आप मान के चलिए कि हिंदू रिलीजन में उसने जन्म लिया। वो बचपन से पहला कलमा, मुस्लिम रिलीजन में एक कलमा होता है, उसे बहुत क्लियर बोलता है बचपन से। उसका कोई रीज़न नहीं है, उसे उसके बारे में मालूम ही नहीं था कि वो क्यों ऐसा बोलता है। उसके पेरेंट्स को लगा शायद कहीं इसने टीवी में देख लिया होगा, बहुत जल्दी मेमोराइज कर लिया, ठीक है। बट ही वॉज नॉट दैट गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स। तो वो बचपन से पहला कलमा बोलता था।
अगर कभी हमें कोई चोट लगे या हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हे भगवान, हम ऐसे बोलते हैं ना, उसके मुंह से या अल्लाह निकलता था। तो मेरे पास ऐसा भी एक केस आया था, जब हमने उनका पास्ट लाइफ किया तो मालूम पड़ा कि उनका पुराना जन्म टर्की में हुआ था। तो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने आप को टर्की में देखा और उन्होंने उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए टर्की का वीज़ा लगवाया। शायद एक आध बार रिजेक्ट भी हुआ था, पर उसके बाद इवेंचुअली वो वहाँ गए और वो उस सोसाइटी को देखने के बाद, जैसे वो कहते हैं डेजा वू, उसे वो महसूस करके वापस आए। तो वो जब चीज़ें उन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में देखी, जानी, और सो उसका रेलेवेंस मिला कि वो बार बार पहला कलमा क्यों बोलते थे, उसके बाद वो वहाँ पर गए और डेजा वू को सच में महसूस करके। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो इसी नोट पे हम अपना आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। होप सो आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, एंड होप सो अब आपको ना लगे कि कोई भी PLR का एपिसोड जो आप देखते हैं, सेशन देखते हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है। आपको ऐसा ना लगे। आई होप सो ऐसा हुआ हो। एंड कुछ PLR के सेशंस विल बी इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द चैनल मेक मी प्योर, तो डू वॉच देम एंड एंजॉय देम। तो मिलते हैं अब अपने अगले एपिसोड में विद मच मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। Until then, thank you. Bye-bye.